नमस्कार दोस्तों, सरकारी ऑर्डर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं नॉमिनेशन फॉर्म 1 के बारे में। नॉमिनेशन फॉर्म 1, इसके अंदर हम नॉमिनी बनाते हैं और कोई भी किसी कारणवश अगर किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है तो वो पैसा किसको मिले, इस चीज़ के लिए हम अपना नॉमिनेशन फॉर्म भरते हैं। और अगर आप किसी कारणवश अपने सर्विस बुक में अभी तक आपने नॉमिनेशन फॉर्म भर के नहीं लगाया है तो कृपया करके इसे तुरंत भरें और इसको जाके अपनी सर्विस बुक में लगवा लें। ये बहुत अहम फॉर्म है। आइए, ये है फॉर्म 1 आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। इसके अब गवर्नमेंट ने एक कॉमन फॉर्म जनरेट कर दिया है नॉमिनेशन करने के लिए। आपको अलग अलग फॉर्म्स भरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक फॉर्म 1 भरते हैं। उसी में आपका ग्रेच्युटी का, जनरल प्रोविडेंट फंड का और इंश्योरेंस का, तीनों का एक ही जगह पे आप नॉमिनेशन कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि किस प्रकार से हम नॉमिनेशन फॉर्म भर सकते हैं। इस फॉर्म के अंदर जहां आई लिखा है, आई के आगे जो स्पेस है, इसके अंदर गवर्नमेंट सर्वेंट अपना नाम लिखेगा। जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट है वो अपना यहाँ पे अपना नाम लिखेगा। और उसके बाद वो नीचे आएगा। जैसे यहाँ पॉइंट 1 है, इसके अंदर ग्रेच्युटी, अगर आप ग्रेच्युटी के लिए नॉमिनेट कर रहे हैं तो आप यहाँ पे टिक कर देंगे। अगर आप जनरल प्रोविडेंट फंड के लिए कर रहे हैं तो आप यहाँ पे टिक कर देंगे। और अगर आप इंश्योरेंस के लिए कर रहे हैं तो आप यहाँ पर टिक कर देंगे। तो ये जो तीन है, 1, 2 और 3, ये तीनों ऑप्शन आप टिक कर देंगे अगर आप तीनों के लिए कर रहे हैं। तो आप चाहें तो आप अलग अलग भी कर सकते हैं, उसके लिए आपको सेपरेट फॉर्म भरने पड़ेंगे। फॉर्म यही रहेगा, फॉर्म चेंज नहीं होगा। अगर नॉमिनी अलग अलग है तो आपको अलग अलग करना पड़ेगा। अब आ जाते हैं नीचे। नीचे इसके अंदर 8 कॉलम है जिन्हें आपको भरना होता है। पहला कॉलम है आप किसको नॉमिनी बनाना चाह रहे हैं, उनका नाम, उनकी डेट ऑफ बर्थ और उनका एड्रेस। इस खाने में आपको उनका नाम, उनकी डेट ऑफ बर्थ और उनका एड्रेस भरना होता है। जैसे अमूमन लोग स्पाउस को बनाते हैं, जो हमारी जैसे हस्बैंड के केस में वाइफ, वाइफ के केस में हस्बैंड। और आप किसी और को भी बना सकते हैं, अपने बच्चों को भी बना सकते हैं, अपने किसी परिवार के सदस्य को भी बना सकते हैं। इसमें आप किसी को भी बना सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है कि इसी बंदे को बनाना है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किसको नॉमिनी बनाना चाहते हैं अपने पैसे का कस्टोडियन। उसके बाद उसकी रिलेशनशिप आती है। अगर मान लीजिए आप अपनी वाइफ का बना रहे हैं तो उनका नाम यहाँ आएगा, उनका डेट ऑफ बर्थ और एड्रेस यहाँ आएगा। उसके बाद कॉलम 2 में रिलेशनशिप, वाइफ अगर वो है तो उनका वाइफ आ जाएगा। और कितना शेयर आप देना चाह रहे हैं, यहाँ मैं आपको बता दूं, आपके पास ऑप्शन होती है कि आप शेयर भी डिवाइड कर सकते हैं। जैसे 50% वाइफ को देना चाहते हैं और 50% बच्चे को भी आप दे सकते हैं। तो अगर ऐसा करते हैं तो पहले कॉलम में आपकी वाइफ का नाम आएगा, उनका डेट ऑफ बर्थ और एड्रेस, फिर उसके बाद रिलेशनशिप वाइफ आ जाएगा, शेयर 50% आ जाएगा कॉलम 3 में। नीचे फिर इसमें यहाँ पे आपके बच्चे का नाम आएगा, रिलेशनशिप सन या डॉटर जो भी है वो आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे शेयर 50%। किसी भी केस में आप चाहें तो 25-25% का भी शेयर दे सकते हैं, मगर टोटल सबका 100% होना चाहिए। अब बात करते हैं, अगर मान लीजिए किसी कंडीशन में हमने किसी को नॉमिनी बनाया और वो माइनर है, तो माइनर अगर वो होता है तो आपको कॉलम 4 आपको भरना पड़ता है। कॉलम 4 में आपको उस माइनर का कस्टोडियन किसी को बनाना पड़ता है जो माइनर के बिहाफ पे पैसा रिसीव करेगा। तो यहाँ पे आपको फिर उनका नाम, उनका एड्रेस और उनकी डिटेल भरनी पड़ती है। उसमें आपको जाएगा तो पैसा माइनर को ही, मगर उसके बिहाफ पे कोई जो मेजर होगा वो रिसीव करेगा, जब तक अगर इन केस जब तक बच्चा माइनर है और उसके नाम पे आपने नॉमिनी कर रखा है तो। इसके अलावा एक ऑप्शन और है पॉइंट 5। पॉइंट 5 में है ऑल्टरनेट नॉमिनी। ऑल्टरनेट नॉमिनी वो होता है कि मान लीजिए किसी कारणवश जो आपने जिसको नॉमिनी बनाया है और उसकी डेथ आपसे पहले हो जाती है या साथ साथ हो जाती है, तो उस केस में ऑल्टरनेट नॉमिनी को पैसा जाता है। तो इस कॉलम को भी ज़रूर भरिए और ऑल्टरनेट नॉमिनी किसी को ज़रूर बना के रखिए कि कहीं अगर ऐसा हो जाए तो कम से कम वो पैसा उस इंसान को मिल जाएगा आपके। तो यहाँ पे आपको उनका नाम, उनका डेट ऑफ बर्थ और उनकी एड्रेस भरना होता है और उसका शेयर। तो कितना आप शेयर देना चाहते हैं, 100% देना चाहते हैं या इसमें भी कोई डिवीजन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे भी डिवाइड करके दो या दो एक से अधिक व्यक्तियों को भी नॉमिनी बना सकते हैं यहाँ पे भी। उसके बाद आ जाता है कॉलम 7, ऑल्टरनेट नॉमिनी का। अगर वो जो आपने ऑल्टरनेट नॉमिनी बनाया है वो अगर माइनर है,
ऐसा भी हो सकता है कि आपने जिसको ऑल्टरनेट नॉमिनी बनाया वो माइनर है, तो उस कंडीशन पे उसका भी कस्टोडियन एक किसी इंसान को आपको बनाना पड़ेगा और उसका नाम, उसकी डेट ऑफ बर्थ और उसका एड्रेस यहाँ पे आपको लिखना है। कॉलम 8 जो है, कॉलम 8 है जिसके अंदर आप बताते हैं कि किस कंडीशन पे जो आपने नॉमिनेशन दिया है वो कैंसिल हो जाए, इनवैलिड हो जाए। तो नॉर्मल कंडीशन होती है, एक तो डेथ केस पे, अगर मान लीजिए जिसको आपने नॉमिनी बनाया उसकी डेथ हो जाती है, अगर स्पाउस है, हस्बैंड और वाइफ, तो उनका डाइवोर्स का एक केस हो सकता है कि डाइवोर्स के केस पे। और तीसरा अमूमन जो नॉर्मल चलता है वो है इनसेन। इनसेन मतलब कि उनकी दिमाग की कंडीशन ऐसी ना रहे कि वो कोई डिसीजंस ले पाए। तो उन 3 कंडीशन पे आप यहाँ पे डाल सकते हैं वो। इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात है कि आपको कॉलम कोई खाली नहीं छोड़ना है, और उसका जहाँ पे भी आपका खत्म होता है उसके नीचे आपको एक लाइन डाल देनी है, ताकि उसके नीचे कोई और अल्टरनेट या कुछ और डिटेल ना भरे। इसके बाद आपको यहाँ पे डेट एंड प्लेस लिखना होता है, किस डेट पे आप ये फॉर्म भर रहे हैं, किस जगह पे आप ये फॉर्म भर रहे हैं। जैसे मैं नई दिल्ली भर रहा हूँ तो मैं यहाँ नई दिल्ली में भर दूंगा, लिख दूंगा। और यहाँ पे गवर्नमेंट सर्वेंट के साइन आ जाते हैं, उसका डेजिग्नेशन और मोबाइल नंबर। इसके अंदर 2 नीचे नोट दिए गए हैं, इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़ लें। इसकी जो कॉपी जमा होती है नॉमिनेशन फॉर्म की, वो 2 कॉपियां जमा होती हैं, जिसमें से एक कॉपी ऐसी होती है जो आपको वापस मिलेगी। वो अभी हम आगे देखेंगे कि इसका सेकंड पेज पे गवर्नमेंट जो आपका हेड ऑफ डिपार्टमेंट होता है वो उसको ड्यूली रजिस्टर करने के बाद आपको उसकी कॉपी वापस करेगा। दूसरी बात, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आपको कोई जगह खाली नहीं छोड़नी है, और जहां आपका खत्म होता है उसके नीचे एक लाइन जरूर लगा दें ताकि कोई एक्स्ट्रा एंट्री ना होने पाए। अब हम चलते हैं पेज 2 पर। पेज 2 पे ये ऑफिस में जहां आप जमा कराएंगे वो लोग इसके ऊपर कार्य करेंगे, और वो डेट ऑफ रिसीविंग लिखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर डेट ऑफ रिसीविंग आएगी, और आपने किस चीज़ के लिए इसको नॉमिनी बनाया है। तो अगर मान लीजिए आपने तीनों बनाया तो वो तीनों पे टिक करेंगे, अगर आपने अलग अलग भरा है तो अलग अलग वो टिक कर सकते हैं। नीचे जो गवर्नमेंट सर्वेंट है उसका नाम आएगा, उसकी डेजिग्नेशन आएगी, और फिर उसका ऑफिस का एड्रेस आएगा। उसके बाद नीचे ये जो आपकी डिटेल है जब ऑफिस में रिसीव होंगी उसके बाद आपकी सर्विस बुक में इसकी एंट्री करी जाती है। तो किस पेज पे इसकी एंट्री करी गई है, किस वॉल्यूम में इसकी एंट्री करी गई है सर्विस बुक पे, वो यहाँ पर रजिस्टर किया जाता है। उसके बाद जो आपका हेड ऑफ ऑफिस है या ऑथराइज है ऑफिसर, वो अपना नाम, सिग्नेचर और डेजिग्नेशन लिख के और ऑफिस की सील लगाता है और यहाँ पे साइन करता है और डेट ऑफ रिसिप्ट लिखेगा। उसके बाद एक कॉपी आपकी ये सर्विस बुक में लग जाएगी और एक कॉपी आपको वापस मिलती है। हाँ जी, बिल्कुल सही। एक कॉपी आपको वापस मिलती है। इसी के अंदर नीचे लिखा हुआ भी है ये चीज़ कि जो रिसीविंग ऑफिसर है वो ड्यूली साइन करके आपको वो कॉपी वापस भेजेगा। तो आपको ये फॉर्म डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मैं लिंक डाल दे रहा हूँ, वहाँ से आप ये फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक किसी कारणवश नहीं भरा है तो मैं ज़रूर कहूँगा कि आप उसको भरें और लगवा लें अपनी सर्विस बुक के अंदर। और अगर आप किसी कारणवश अपना नॉमिनी चेंज करना चाहते हैं तो आपके पास ये ऑप्शन हमेशा खुली होती है। आप कितनी भी बार इसको चेंज कर सकते हैं। प्रोसेस बहुत सिंपल है, वही रहता है। आप ये वाला नॉमिनेशन फॉर्म दोबारा से डाउनलोड करेंगे और इस फॉर्म में जो आपकी डिटेल्स चेंज हो रही हैं आप उसको भर के पूरा फॉर्म प्रॉपर पूरा भरना पड़ेगा आपको, और उसके बाद करंट डेट डाल के आप उसको जमा करा देंगे। ऑफिस के अंदर जो भी लेटेस्ट फॉर्म आपका लास्ट होगा वही नॉमिनी को माना जाएगा, क्योंकि कई बार केस ऐसा होता है कि कोई अनमैरिड है तो शुरू में उसने अपने माता पिता को हो सकता है नॉमिनी बना दिया हो, शादी के बाद वो अपनी वाइफ को, स्पाउस को बनाना चाह रहा हो, और उसके बाद हो सकता है वो अपने बच्चों को भी बनाना चाहे। तो आप ये कभी भी अपने पूरी सर्विस लेंथ में कभी भी और कितनी भी बार चेंज कर सकते हैं, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि आपको इसी प्रकार की नई नई जानकारियाँ मिलती रहें। धन्यवाद।